अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौर जोन और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मोहसिन अलवी। इस प्रोग्राम की मेज़बानी के फ़राइज़ मुझे सौंपे गए हैं। हम इस प्रोग्राम के ज़रिए कोशिश करेंगे कि आपके मसाइल जो हैं वो हुकाम बाला तक पहुंचाए जाएं। इस वक्त हम जनरल अस्पताल में मौजूद हैं और आज के प्रोग्राम में हमारे मेहमान होंगे प्रिंसिपल अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज और सरबराह जनरल अस्पताल प्रोफेसर डॉक्टर अलफरीज़ ज़फ़र। आज हम उनसे बात करेंगे अस्पताल के और कॉलेज के मसाइल के हवाले से, चंद चीज़ें उनके सामने रखेंगे ताकि मरीज़ों की मुश्किलात हल करने के लिए इक़दाम जो हैं वो उठाए जा सकें। तो आइए उनसे बात करते हैं। आज बिल्कुल इस वक्त हम मौजूद हैं जनरल अस्पताल में और हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर अलफरीज़ ज़फ़र जो कि प्रिंसिपल हैं अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज के और सरबराह हैं जनरल अस्पताल के। जनरल अस्पताल एक बड़ा अस्पताल है जहाँ पर न सिर्फ लाहौर से बल्कि दूसरे अजला से रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर जो है हज़ारों मरीज़ों को यहाँ पर लाया जाता है और ये एक नेमत से कम नहीं है। अगर आप इसकी लोकेशन को देखें तो कसूर और दीगर जो इलाके हैं यहाँ पर आगे की तरफ जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं लाहौर के, वो भी यहीं पर उसका सारा लोड यहाँ पर आता है। और जैसे कि एक प्रैक्टिस है हमारे यहाँ कि हम दूसरे जो शहर है छोटे, वहाँ पर एक बड़े अस्पताल नहीं है तो वो रेफ़र टू लाहौर कर देते हैं, तो ज़्यादातर बर्डन ऐसे मरीज़ों का भी यहाँ पर जनरल अस्पताल में शिफ्ट होता है क्योंकि ये जो शहर लाहौर है उसकी ऐसी लोकेशन पर है कि आप लाहौर के अंदर एंटर होते हैं तो जनरल अस्पताल वहाँ पर मौजूद है। अस्पताल के अंदर क्या सहूलियात फराहम की जा रही हैं, कितने मरीज़ यहाँ पर कैटर होते हैं और किन किन शोबों के अंदर अस्पताल की क्या क्या खिदमात हैं। अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज जो है एक बड़ा कॉलेज है जहाँ पर सैकड़ों जो डॉक्टर हैं वो तैयार किए जाते हैं और बेहतरीन तालीम उनको फराहम की जाती है। इन सारे मौज़ूआत के ऊपर हम बात करेंगे। प्रोफेसर डॉक्टर अलफरीज़ ज़फ़र हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम, मेहरबानी जी। कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, ठीक जी। जैसे मैंने अभी अपने तारुफ में ये बताया प्रोग्राम के, तो एक तो थोड़ा सा हमें ये ब्रीफ दीजिएगा अपने बारे में। आप गायनी से आपका ताल्लुक़ है लेकिन आपकी बहुत ज़्यादा खिदमत है। 5 साल से तो मैं आपको देख रहा हूँ यहाँ पर जो आप काम कर रहे हैं। बहुत सारी तब्दीलियाँ, बहुत सारी चेंजेस आई हैं। अमूमन मीडिया तारीफ़ नहीं करता है लेकिन जहाँ पे बनती है वो हमें करनी चाहिए। तो थोड़ा सा इस हवाले से आगाह कीजिएगा, फिर इसके बात को हम आगे बढ़ाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, एक मेरे तो क्योंकि खून में मेडिसिन है। मेरे वालिद साहब भी प्रिंसिपल रहे निश्तर के, PMDC के भी सदर रहे, कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन के पहले, UHS के भी पहले VC थे। मैं पैदा भी के पहले VC आपके, UHS के पहले VC थे, यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस। मैं पैदा भी निश्तर में हुआ और मुझे डिलीवर किया डॉक्टर मुनव्वर ज़ईन और डॉक्टर अल्ताफ़ बशीर ने। वो दोनों प्रिंसिपल रहीं, बाद में PMC की, और मैं भी प्रिंसिपल बना। मैं जब भी मीटिंग शुरू करता था तो पहले उन दोनों के नाम लेके फिर स्टार्ट करता था। मेरी सारी चाइल्डहुड निश्तर के कॉरिडोर्स में गुजरी और क्योंकि ये मेडिसिन मेरे ब्लड में आ रही थी, आप समझें कि मेरी एक डाइनिंग टेबल ट्रेनिंग भी मेडिसिन की हुई है कि हमने किस तरह डिजीज़ डायग्नोस करनी है, किस तरह पेशेंट्स का ध्यान रखना है, या क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो वो तो एक मेरा बैकग्राउंड आ ही रहा था। और उसके बाद नेचुरली मैंने फिर जो गायनी की उसकी एक अलहदा स्टोरी है। मैं जब मेडिकल स्टूडेंट था तो हमारा एक मैटरनिटी ड्यूटी लगती थी जो लेबर रूम में थी। मैं एकदम वहाँ गया तो मैंने देखा 2 औरतें ऊँचा ऊँचा रो रही हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्यों रो रही हैं, तो एक ने कहा कि इसका बच्चा पैदा हुआ और फौत हो गया, और दूसरे ने कहा कि मेरा हो ही नहीं रहा, मुझे 7-8 साल हो गए। और फिर खैर वो मेरा फर्स्ट डे था। मुझे एक वो ऐसा पहले दिन आपको ये, हाँ, मेडिकल स्टूडेंट एक यंग बंदा बड़ा एक इमोशनल किस्म का होता है और बड़ी एनर्जी होती है, उसके दिल में बड़ा एक दर्द लोगों के लिए चल रहा होता है कि मैं कुछ ना कुछ ऐसे आवाम के लिए कुछ करूं, पाकिस्तान के लिए कुछ करूं, इंसानियत के लिए कुछ करूं। वो एक उमंग चल रही होती है। मैं फिर खैर वो हमारे 2 वीक्स लगता था मैटरनिटी, और उसमें मैं गया। फिर मैंने देखा कि हमारे यहाँ काफ़ी सारी पेशेंट्स थी जो बिल्कुल एंड स्टेज पे आती थी और मैटरनिटी बहुत, जब वो TBS के पास जो बर्थ अटेंडेंट जो हम दाइयाँ कहते हैं उन पास रह के फिर जब पहुँचती थी तो बिल्कुल मैंने इस तरह भी पेशेंट किया कि पेशेंट टोटली BP लेस पल्सलेस थी और बेबी जो था वो लाइव था। तो हमने वहीं कॉरिडोर में बेबी को डिलीवर कर लिया। देर करते तो बच्चे ने ख़त्म हो जाना था और वो पेशेंट बिल्कुल डेड थी। मतलब इस तरह के अजीब व गरीब किस्म के पेशेंट्स आते थे जो वेस्ट में आपको नज़र नहीं आएंगे। फिर पेशेंट्स आते थे, कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसीज होती थी, बेबी अब नॉर्मल्स होते थे, उन्होंने कभी अल्ट्रासाउंड नहीं कराए होते थे और कोई नॉर्मली स्कैन नहीं हुए होते थे। तो वो मैंने सोचा कि मैटरनल मोर्टेलिटी इतनी हाई है कि मुझे इस पे भी काम करना है। और हालांकि मेरे वालिद साहब फिजिशियन थे
और उनका बहुत बड़ा नाम था इंटरनेशनली, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं। तो लोगों का ख्याल था कि मैं फिजिशियन बनूंगा, लेकिन वो एक टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का। वहाँ से आपने फैसला किया कि मैंने कहा कि मैं गायनी में स्पेशलाइज करूंगा। मोटिवेशन। और उसके बाद मैंने 2 उस वक्त चीज़ें मेरे जहन में आई जब मैं फाइनल ईयर में था कि मैं एक तो मैटरनल मोर्टेलिटी पे काम करूंगा, जिसका के बाद में रॉयल कॉलेज ने, आज प्रेसिडेंट आई हुई थी रॉयल कॉलेज फिजिशियंस की, और मैंने वो एक क्लिप चलाया जिसमें उन्होंने, जो रॉयल कॉलेज ऑफ गायनेकोलॉजिस्ट ने अपनी कॉन्वोकेशन स्टार्ट की मेरी साइटेशन से। ज़बरदस्त। और वो जो मैटरनल हेल्थ के ऊपर और मैटरनल मोर्टेलिटी पे मैंने पहली रजिस्ट्री पाकिस्तान की मैंने बनाई। ये तो एजाज़ की बात है। हाँ, उस पे उन्होंने मुझे एक अवार्ड दिया, और जो कॉन्वोकेशन स्टार्ट की वो रॉयल कॉलेज के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट मेरे इंग्लैंड में उन्होंने, इंग्लैंड में, लंदन में हुई, और वो मेरे स्टार्ट मेरे से की कॉन्वोकेशन, बड़ा अप्रिशिएट किया गया। तो ये 2 चीज़ें मेरे जहन में थी, और फिर वो टर्निंग पॉइंट आया, मैंने फिर गायनी में स्पेशलाइज किया। लोग ये समझते हैं कि हम एक ही जगह हमारी ट्रांसफ़र हो जाए तो हम हमारा करियर ख़राब हो गया। ये चीज़ मैं वालिद साहब से सीखी। उन्होंने सिवाय KP के हर सूबे में काम किया। उन्होंने सिंध में भी काम किया, पंजाब में भी किया, बलूचिस्तान में भी किया, पूरे पाकिस्तान को तकरीबन। जब MRCP करके आए, पहली पोस्टिंग उनकी सरगोदा में हुई, और उन्होंने मुझे कहा कि मैं जो पीक पे इन सब पौधों पे गया हूँ, मैं इस वजह से गया हूँ कि मैंने हर जगह पे काम शफलिंग करते रहे आप, हर जगह पे काम किया हुआ है, और एक आपका नेटवर्क भी बन जाता है, लोग आपको जानते भी हैं, प्लस आपकी एक पर्सनैलिटी ग्रूमिंग हो जाती है कि आपने लोगों को, अगर आप पॉजिटिव माइंड हैं, कि आपने लोगों को कैसे बेनिफिट देना है, और मुख्तलिफ आते हैं तो उससे आपकी शख्सियत और ज़्यादा, और आपने किस तरह से चीज़ें डेवलप करनी। हर जगह अपने डायनामिक्स होते हैं, फिर अपना एक स्टाइल बनाते हैं। ठीक है। मैंने पंजाब के, मैंने मुल्तान में काम किया, मैंने फैसलाबाद में काम किया, मैंने लाहौर के हर हॉस्पिटल में काम किया, मैंने कराची के हॉस्पिटल्स में काम किया, मैंने पिंडी के हॉस्पिटल्स में काम किया, मैंने लंदन में काम किया, मैंने सिंगापुर में काम किया, मैंने ऑस्ट्रेलिया में काम किया। और जब मेरी लाहौर से पोस्टिंग फैसलाबाद हुई तो तब लोगों ने कहा तुम्हें नहीं जाना चाहिए ये, लेकिन मैंने सोचा कि मैं अगर इधर अच्छा काम कर रहा हूँ तो वहाँ भी अच्छा काम करूँगा, अगर मैं यहाँ गलत हूँ उधर भी गलत हूँ, यहाँ सही हूँ तो वहाँ भी सही हूँ। और ये चीज़ें, जो आपका प्रोफेशन है, जो आपका नाम है, जहाँ भी आप, मैं समझता हूँ काम सही करेंगे वो चीज़ें ठीक हो जाती हैं। और मेरी वहाँ बहुत डेवलपमेंट हुई, और फिर वो बाय चांस एक ओवरनाइट वो यूनिवर्सिटी बन रही थी, फिर मैं उधर VC भी बन गया। तो चीज़ है ये कि मैंने इतने ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस में और दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज़ में काम किया है, आप इंसान की नेचर को समझ जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। आपके पास डॉक्टर्स, आप मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, जूनियर सीनियर हर किस्म का डॉक्टर, फिर आप नर्सेज हैं, फिर आप पास पैरामेडिक्स हैं, फिर यहाँ तो डाइवर्सिटी पेशेंट की इतनी ज़्यादा है कि पूरी दुनिया से पेशेंट आ रहा है, यहाँ दूसरे मुल्कों से भी पेशेंट आता है। सिंगापुर में मैंने काम किया, वहाँ मैं रिसर्च में काम कर रहा था, IVF में कर रहा था, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में, पूरी दुनिया से पेशेंट आता है। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में काम किया, वो बड़ा इंस्टीट्यूशन, स्टेम सेल इंस्टीट्यूशन था, पूरी दुनिया से पेशेंट आता था। आप जब मुख्तलिफ लोगों से आपका एक्सपोजर होता है, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, निखार आता है आपकी शख्सियत, आप किससे कैसे बात करनी है। आप देखते हैं कि जो हमने वर्ल्ड अथॉरिटी साथ काम किए, और जितने डाउन टू अर्थ थे वो बंदा देख के हैरान हो जाता था, और कितने वो प्यार से बात करते थे, और किस तरह वो एक इंसान को इंसान समझते थे, कितनी इज्जत देते थे। मैं जब ऑस्ट्रेलिया गया तो एलन टॉम्सन मेरे सुपरवाइज़र थे, मैंने उनको देखा ऑफिस से एक बंदा निकल रहा है, फर्स्ट टाइम उनका मेरा इंट्रैक्शन हो रहा था। ठीक है। तो उस बंदे ने 2 डब्बे सर पे रखे और 2 बक्से उठाए, एक आ रहा है, तो मैंने सामने आ गया, तो उन्होंने मुझे इंग्लिश में पूछा कि व्हाट ब्रिंग्स यू हेयर, हाउ आर यू। मैंने उनको बताया, उनको यू आर दैट चैप। मैं कहा यस। तो मैंने कहा कैन आई सी प्रोफेसर एलन टॉम्सन। और एलन टॉम्सन टेस्ट ट्यूब बेबी का पायनियर है, एक आम आदमी नहीं था। अच्छा। तो उन्होंने मुझे कहा कि आई एम टॉम्सन। अच्छा। और उसने 2 डब्बे सर पे उठाया, 2 बैग हाथ। लेकिन यहाँ पे वहीं पे देख सकते हैं, यहाँ पे तो अभी ऑस्ट्रेलिया। तो उन्होंने कहा आई एम शिफ्टिंग माई ऑफिस, और सारा ऑफिस वो खुद शिफ्ट कर रहे थे। गुड। सारा सामान और लेके जा रहे। मैंने वो चीज़ ऐसी सीखी कि मैं जब निकलता हूँ, कोई लिफाफा गांधे को, वो मैं अपने हाथ से खुद उठाता हूँ, वरना हमारे यहाँ ये वो खिता है जो काम करने वाले को कमी कहता है, और उसको हिकारत की निगाह से देखता है। बदकिस्मती से यही है। और जो काम नहीं करता उसको बड़ी इज्जत की निगाह से देखा जाता है कि जी सुबह इतना कोई। ये इस्लाम के बिल्कुल मुनाफिक। अब वेस्ट प्रैक्टिस वो करता है जो आजूर ने जिसकी हमने लगाया हुआ है,
और हम सिर्फ नमाज रोज़ा हज ज़कात कर रहे हैं। जो एक्चुअल आपने सिविलाइजेशन को बेहतर करना है वो चीज़ें हम नहीं कर रहे, इसलिए वेस्ट तरक्की कर रहा है। वो अगर उनमें से कोई ड्रिंक कर रहा है या कोई डांस कर रहा है वो अपना इंडिविजुअली चीज़ कर रहे हैं, अपनी सोसाइटी को डैमेज नहीं कर रहे। अब हमारे यहाँ इशू ये है कि हमारे यहाँ ग्रूमिंग का मेन इशू चल रहा है। यहाँ हमारी समहाउ एक क्लास का नंबर इतना बढ़ गया है जो कि जिनकी ग्रूमिंग टोटली नहीं है, क्यू में ठहरने का कॉन्सेप्ट नहीं है, सफाई का कॉन्सेप्ट नहीं है, रोड के ऊपर हम नहीं। हाँ, आपका डस्टबिन बड़ा होगा, गंद नीचे फेंकेंगे, बाथरूम सामने, बच्चे को वहीं यूरिन कराएंगे। ये चीज़ें हमारी वर्स होती जा रही हैं। अब ये रिवैम्पिंग जो की है तो वो साइड पे देखे तो पान वहीं पे थूक के चले गए होते हैं। हाँ, वो चीज़ हमारी। अब अगर आप चले वेस्ट को छोड़ ही दें, मैं आपको दूसरी एग्जांपल देता हूँ। आप यूरोप को और यूएसए को छोड़ ही दें, आप टर्की को देखें। टर्की में पिछले 30 साल से टर्की जा रहा हूँ मैं, मेरे ख्याल में कोई अनगिनत दफ़ा टर्की गया हूँ, तो मुझे पसंद भी बहुत है। दूसरा हमारी कोई मीटिंग्स भी होती हैं, प्लस एक जगह आपको अच्छी लगती है तो कभी आपको। हाँ, टर्क्स की आप अगर उन्होंने नेशन की ग्रूमिंग कर ली, अगर वो पढ़ा लिखा नहीं भी है ना, आप उसको मिलेंगे, बात करेंगे, लगेगा PhD पास है, बाद में पता चलेगा एक जमात भी पास नहीं है। और यहाँ जो है आपकी एजुकेशन जिनकी है उनकी भी तालीम कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वहाँ मस्जिद में जाएं, मॉस्क उनकी कार्पेटेड है, ब्यूटीफुल, वुज़ू की जगह बहुत प्यार है, मजाल है एक बूंद कतरे की भी पानी की नज़र आ जाए आपको, ठीक है। और हमारे यहाँ तो एक बंदा एंटर होता है, वो कहता है जी वुज़ू करने गया, वो पूरी दीवारें भी धोएगा, छतें भी धोएगा, बाथरूम का वो हाल कर देगा कि दूसरा एंटर नहीं हो सकता। आप नमाज के लिए जाएं, आप वुज़ू करें, बाद में दूसरा बंदा वहाँ बैठ भी नहीं सकता। ये चीज़ें LGH में, मैं थोड़ा सा पर टाइम ले रहा हूँ, LGH में 1.5 लाख बंदा रोज़ एंटर होता है। 1.5 लाख यहाँ एंट्री और एग्जिट भी इशू बन जाता है। आपका मेन इशू पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। दुनिया की कोई भी ताकत आज हमने वेस्ट से लूँगा, आज टीम आई हुई थी रॉयल कॉलेज से बढ़ रही है बात, वो इतने हैरान थे, कहते इतनी पॉपुलेशन और इतना पेशेंट, और वो कहते हमें देते तो वी विल गो मैड क्रेजी, हम ये कर ही नहीं सकते। आज वो कह के गए कि हम ये नहीं कर सकते अगर इतनी मखलूक हमारे UK के हॉस्पिटल्स में आ जाए। और ये जो 1.5 लाख बंदा एंटर होता है, उस 1.5 लाख के साथ क्या कुछ फिर आते हैं हाँ, उसके बाद एक पेशेंट के साथ 4-4 लोग साथ में नेचुरली जो भी एंटर होता है उसके अराउंड एक डस्ट आ रही है, फिर वो टॉयलेट ट्रेंड नहीं है, वो क्यू ट्रेंड नहीं है, उनके ज़हन में चीज़ें नहीं हैं। ये बड़े चैलेंजेस हैं हमारे, और मैं समझता हूँ कि फैमिली प्लानिंग सबसे बड़ा आपका इस वक्त चैलेंज है। ये कोई हुकूमत के पास कोई ऐसा हाल नहीं है कि वो आप 10-10, 15-15 बच्चे करते जाएँ, कहें जी ये तो अल्लाह की देन है, अल्लाह ने हर जगह रिस्क लिखा, मैं 20 बच्चे कर लूँ, सबका रिस्क करना लिखा है, और उसके बाद आप तनकीद शुरू कर दें गवर्नमेंट्स के ऊपर, जी कुछ नहीं कर रहे नहीं कर। आप जब तक पॉपुलेशन, ये आज जो मैं यूरोप प्रेजेंटेशन कर रहा था, जितना बंदा एंड वो हैरान हो गया थी उतने तो हमारे एक शहर की पॉपुलेशन है। इसका मतलब आपके हॉस्पिटल के अंदर वो तो आज हैरान हो गए थे। ये चीज़ें, इनको फ्री ट्रीटमेंट देना, और अल्लाह का शुक्र है अभी तक सारा ट्रीटमेंट फ्री जा रहा है। अच्छा, अभी आपने ये बताया कि आपने मुख्तलिफ जगहों में काम किया, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि यूरोप के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर गए, उससे बिलाशुबा आप मुख्तलिफ तजुर्बात लेते हैं, आपकी शख्सियत में निखार आता है, और बहुत बहुत ज़रूरी है। लेकिन क्या वजह डॉक्टर साहब कि हमारे जो यंग डॉक्टर्स हैं वो एक ही जगह पे जम के रहना चाहते हैं, भाई यहाँ पे अपॉइंटमेंट होगी ना, यहाँ पे सारी तरक्कियाँ मिल जाए, मेरी सारी ज़िंदगी में सेटल हो गया हूँ, अब मुझे सुकून है यहाँ पर, या मोस्टली ये सोच रहे होते हैं। आप उनको कहीं और भेज दें तो वो सिफारिशों के काम शुरू हो जाते हैं कि जी हमें तो यहीं पर रहने दें, हमें ट्रांसफ़र ना करें, स्पेशलाइजेशन के लिए किसी को जाना पड़ जाए तो वो मजबूरी में चले। इसकी क्या वजह? देखिए सर, ये गलत कॉन्सेप्ट है। मैं तो ख़ुद अब एक आपके चैनल के तवस्सुत से कहना चाहता हूँ कि मैंने इतनी जगह काम किया है। मैं जब डिस्कशन होती कहता हूँ तो लोग, मैंने रूरल हेल्थ सेंटर में भी 1 साल किया हुआ, लोधरा से आगे। हाँ जी, मैंने वो भी किया हुआ। बिल्कुल ये नहीं कि मैं सिर्फ ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, UK और यहाँ के टर्शरी, मैंने वो भी किया हुआ, और ऐसी जगह किया जहाँ गॉड फॉर सेकंड जगह थी। बात ये है कि इन चीज़ों से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है, आपकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट होती है, और लोगों को प्रॉपर, जो हमारे डॉक्टर्स अब यंग डॉक्टर्स आ रहे हैं, इनकी हम ग्रूमिंग क्लासेस अब कर रहे हैं, प्रॉपर इनको गाइड करना बहुत ज़रूरी है। आप अगर मुख्तलिफ जगहों में काम नहीं करते, आपकी पर्सनैलिटी इफ़ेक्ट होती है,
और सीखने का अमल आपके एक तरह से रुक जाता है। ये मेडिसिन जो है एक इंटरनेशनल शोबा है, ये लोकल नहीं है कि आपने कर लिया और ऐसे नहीं है। और आपको मूव आउट करना है, नई नई चीजें आ रही हैं, आपको मूव अराउंड करना है, उन लोगों से इंटरेक्ट करना है। और जब तक आप दूसरी जगहों पे काम नहीं करते आपको अंदाज़ा ही नहीं होता कि आपके काम का लेवल क्या है। आप जब तक डिस्कस नहीं करते आपको पता नहीं चलता कि आपकी नॉलेज क्या है। आप जब तक मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में मुख्तलिफ मुल्कों में काम नहीं करते आपको पता ही नहीं चलता कि आप जो काम कर रहे हैं उसकी वर्थ क्या है। मतलब मैंने अब जब बाहर जाके काम किया है तो मेरा कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर हुआ कि पाकिस्तान में बहुत अच्छा काम हो रहा है। हमें यह था कि यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा, वहाँ पता नहीं क्या तो चल रही है, ऐसे नहीं है। वहाँ भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स उनकी हैं। उनके इशू इसलिए ठीक हैं कि उनकी पॉपुलेशन नहीं है, पॉपुलेशन का, या हम राउंड करते हैं 10 पेशेंट और 150 उनका बच्चा होता है। और उन्होंने क्या बच्चों को एजुकेट करना, उन्होंने क्या बच्चों को खुराक देनी, क्योंकि अगर उनके 1 या 2 बच्चे होंगे तो उनको बेहतर तरीके से आप बच्चा जो है वो मदर टंग बोलता है, फादर टंग नहीं बोलता। डेफिनेटली पूरी दुनिया में मुहावरा मदर। और जब माँ खुद प्रॉपरली फेड नहीं होगी, एजुकेटेड नहीं होगी, तो फिर बच्चे की किल्लत, हाँ वो ना बच्चे लोगों की हमारे उस तरह से हो नहीं रही जिस तरह होनी चाहिए। उसमें ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है। इसमें हम आगे चल के अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज जो है जिसको हेड कर रहे हैं प्रोफेसर फरीद ज़फ़र साहब, वहाँ पर तालीमी मैदान में क्या क्या कामयाबियाँ अब तक हासिल की गई हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं, और उसके बाद जनरल अस्पताल के अंदर क्या क्या सहूलियात फराहम की जा रही है, इसी हवाले से हम बात करेंगे। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जी वेलकम बैक। प्रोग्राम में वापस हम बात करेंगे। प्रोफेसर अलफरीद ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम के इंट्रो में बहुत अच्छी गुफ्तगू हो गई, जो डिस्कशन, जो चीज़ें उन्होंने हमें बताई हैं, ये बिल्कुल जो हमारे नए यंग डॉक्टर्स हैं उनके लिए इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है, हमारे लिए सीखने के लिए बहुत कुछ है, जो पेशेंट है, अटेंडेंट है, इवन उनके लिए सीखने के लिए बहुत कुछ है। कोई भी चीज़ है उसको मिल के हमने खूबसूरत बनाना है, मुआशरे को मिलके हमने आगे लेके चलना है। कभी भी डंडे के जोर पर आप ना सफाई करवा सकते हैं, ना चीज़ों को उस तरह से बेहतर करवा सकते हैं। जब तक एहसास जिम्मेदारी हमारे अंदर नहीं आएगा, हम खुद चीज़ों को नहीं समझेंगे, हम खुद नहीं देखेंगे कि यार ये हमारा फ़र्ज़ है, ये हमारा घर है, हमारा ये हॉस्पिटल है, या कोई भी पाकिस्तान की हमारे मुल्क की जगह, वो हमारी है, वो हमारी जिम्मेदारी, उसको हमने खुद ठीक करना है। तो जब तक वो जिम्मेदारी का एहसास हमारे अंदर नहीं होगा तो फिर हुकूमत जो है वो ज़ाहिर बात कुछ भी करे तो उस पर मुकम्मल अमल दरामद नहीं करवा सकती। सर एक बार फिर खुश आमदीद। अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज जो है कितने स्टूडेंट्स की कैपेसिटी है वहाँ पर, कितने इस वक्त मौजूद है, और हर साल कितने तालिब इल्म वहाँ से जो है वो ग्रेजुएट होकर निकलते हैं, इस हवाले से थोड़ा सा। एक तो आपने बड़ी खूबसूरत अभी बात की कि जिसमें आपने कहा कि हर बंदा अपनी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे। देखिए जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है और मैडम CM है, उनका मेन विजन है कि हमने इदारों को एक डिफरेंट लेवल पे लेके जाना है, और वो नेचुरली उनके साथ हम लोग भी इस एफर्ट में कि हमारा आज जैसे UK वाला आए थे, इनका एक रसल ग्रुप है जी, वो हमें एक आइडिया दे के आप एक ग्रुप क्रिएट करें, जैसे हमारा रसल ग्रुप है, पाकिस्तान और UK वाले इस तरह के एक जॉइंट ग्रुप भी तैयार करें। गुड। तो मेरे ख्याल है उससे एक इंटरनेशनल रेटिंग बेहतर होगी, और हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट की और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये ज़रूरी कोशिश भी है, और उसी के ऊपर फिर मेडिकल कॉलेजेस पे बहुत ज़्यादा फोकस है, और हेल्थ के ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा फोकस है। हमारा पॉइंट ये कि नंबर 1 कि हम एक सेफ़ डॉक्टर्स प्रोड्यूस करें, डेफिनेटली, और सेफ्टी पहला इशू है। वो हाईटेक चीज़ें, वी हैव टू साइमल्टेनियसली वर्क ऑन बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़। हमने मैटरनल मोर्टेलिटी कंट्रोल करनी है, इन्फेंट मोर्टेलिटी कंट्रोल करनी है, हमने हेपेटाइटिस के ख़िलाफ़ काम करना है, हमने इन्फेक्शस डिजीज़ आ रही हैं इन्हें बिग वे इसको कंट्रोल करना है। आपका डायबिटिक कैपिटल ऑफ वर्ल्ड का इस वक्त पाकिस्तान, वो कंट्रोल करना है, और भी बहुत सारी चीज़ें। हाँ ये चीज़ें हमने करनी है। साइमल्टेनियसली हमने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी क्रिएट करने हैं। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का मतलब ये है कि हमने रिसर्च सेंटर्स बनाने, और इसमें अल्लाह का शुक्र है हमारे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट डायनामिक स्टूडेंट्स हैं और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, जिसमें उनके डिफरेंट सोसाइटीज़ हैं, और वो उनकी रिसर्च सोसाइटी है, फिर उनकी स्पोर्ट्स की सोसाइटी है, पेपर राइटिंग की है, फिर उनकी डिबेट्स की है। ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का सारा हिस्सा है। UHS ने एक सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन अब USA को हम फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स ने अपनी अपग्रेडिंग के लिए बाहर पढ़ने के लिए जाना है, उन्होंने एक सिस्टम हमें दिया। हमने एक WEFME की भी वो की वर्कशॉप, और उनसे मीटिंग्स हुई, जो वर्ल्ड फेडरेशन है
मेडिकल एजुकेशन की, उनके प्रेसिडेंट भी आए थे रिकार्डो, और वो हमें कह के गए कि आप ये मॉडल फॉलो करें ताकि आपका डॉक्टर इंटरनेशनली एक्सेप्ट हो। वो मॉडल हमने लास्ट ईयर से फॉलो करना शुरू कर दिया। डॉक्टर साहब, इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। आपको लगता है कि अब जो हमारे नए डॉक्टर आ रहे हैं, जो ग्रेजुएट्स होकर निकल रहे हैं, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहे हैं? आप सेटिस्फाई हैं इससे? हमारा एजुकेशन सिस्टम उनको बना रहा है उस काबिल? क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस या सरकारी कॉलेजेस कहीं भी फैकल्टी तो जारी बात बहुत छानबीन कर रखी जाती, तो हम उस लेवल के डॉक्टर प्रोड्यूस कर रहे हैं? देखिए, कोविड ने इस चीज़ को इफ़ेक्ट किया, और ये कोविड ने इंटरनेशनली इफ़ेक्ट किया, ये सिर्फ पाकिस्तान को नहीं। और सिस्टम ऑफ जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज है वो चेंज हुआ। ठीक है। पहले ज़्यादा आपका पावर पॉइंट पे और बोर्ड और चौक और प्रेजेंस ऑफ क्लास पे बहुत तवज्जो थी। स्टूडेंट्स अब ज़्यादा कोविड में, क्योंकि 2 साल ऑनलाइन टीचिंग चलती रही, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मेडिसिन की टीचिंग कभी भी ऑनलाइन नहीं चल सकती, बिकॉज आप जब तक पेशेंट को एग्जामिन ना करें आपको फाइंडिंग पता नहीं। लॉ पढ़ा सकते हैं, बिजनेस पढ़ा सकते हैं, इसमें यू आर डीलिंग डायरेक्टली विद ह्यूमन लाइफ, इसमें गलती की गुंजाइश ही नहीं। आप कहेंगे जी ये मैंने एग्जामिन नहीं किया था, ऑनलाइन देख रहा था, मुझे फाइंडिंग पिक करने के लिए आपको पेशेंट को एग्जामिन ही करना पड़ता है फिजिकली। ठीक है। आपने जब हाथ से या स्टेथ लगा के या उसको एग्जामिन नहीं किया तो आप पता नहीं चलता कि इसकी फाइंडिंग क्या है। वो तो बहुत ज़्यादा शिफ्ट हो गए थे टेलीमेडिसिन की तरफ। अच्छा, वो स्टूडेंट्स को हम ये सिखा रहे हैं कि आपने सिर्फ, स्टूडेंट कहते हैं हम ऑनलाइन पढ़ लेंगे, ये क्लास नहीं की। दूसरे कुछ ऐसे टीचर्स हैं जो ऑनलाइन टीचिंग करते हैं, उन्होंने ग्रुप्स बनाए हैं, तो स्टूडेंट्स वहाँ जाके बैठ जाती हैं। ये एक प्रॉब्लम चल रही है जिसको हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं। और पेरेंट टीचर मीटिंग्स भी हमने अब स्टार्ट किए कि इसमें सिर्फ टीचर्स का भी एक रोल नहीं है, घर की ग्रूमिंग का भी बहुत रोल है। बिल्कुल ऐसे। पेरेंट्स को मेरा बच्चा यूके पढ़ता है, हम कंटिन्यूसली उसको फॉलो अप रखा हुआ है। ठीक है। कि किसी गलत वो उसमें ना जाए कंपनी में, ये ना हो कि वो पढ़ ना रहो, पब में बैठा हो, चीज़ें आपको फॉलो अप रखनी है। ठीक है। और सारा टाइम अगर चैटिंग पे लगा तो उससे रिजल्ट हमारे वो बदकिस्मती से माहौल बन गया ना, हम समझते हैं ऑनलाइन सारा कुछ ही हो जाता है। हाँ, बस घर आपको पेरेंट्स को, बच्चों को भी फॉलो अप रखना है। वो जिधर भी बैठे दुनिया में, जहाँ भी आप एटलीस्ट कोई वीडियो कॉल या फ़ोन कॉल करके आप समझ सकते हैं कि बच्चा इस पर क्या कर रहा है। और पाकिस्तान में जो हॉस्टल है, पेरेंट्स को बच्चों को मॉनिटर करना है, टीचर्स कर ही लें कि एक कम्बिनेशन चलता है। पेरेंट टीचर मीटिंग का मकसद ही है कि पेरेंट अपने तौर पे करे, टीचर अपने तौर पे करे, फिर ही बच्चों की ग्रूमिंग प्रॉपर होगी। और क्योंकि मीडिया ने इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे दी है तो वो गलत ट्रैक पे नहीं चलना चाहिए, उसको एक प्रॉपर ट्रैक पे लाना चाहिए। अच्छा सर, इसकी क्या वजह है कि अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज जो है अभी तक ना उसकी बिल्डिंग है, ना उसका हॉस्टल बनाया गया है? ये बुनियादी प्रॉब्लम है किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए, ये तो बुनियादी चीज़ है। अभी तक क्यों नहीं वो जहाँ पे बन रहा है, आप काम तो चला रहे हैं, जारी बात है फंड्स की कमी हो गई है, कुछ होगा, कुछ हिस्सा जो है वो IPH को दिया हुआ है, कुछ पे आप अपना काम चला रहे हैं, तो इस पर कोई प्रोसेस है कि आप इसको कब तक बनाएंगे और अभी तक क्यों नहीं बनेंगे? देखिए, एक तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने क्वेश्चन किया, क्योंकि मीडिया का फोकस सिर्फ हॉस्पिटल ही है, और यही वजह है। मीडिया का फोकस जब मेडिकल कॉलेज के ऊपर आ जाएगा, हॉस्पिटल से थोड़ा सा हट के, तो वो कॉलेजेस की बिल्डिंग सब ठीक हो जाएंगी। और वो नेचुरली यहाँ पे इस किस्म का वो स्टार्ट हो जाता है कि एक थोड़ा सा वो फिर एक चीज़ें ज़्यादा फोकस गवर्नमेंट्स का इसी के ऊपर चल रहा है। हमारा वो ओल्डेस्ट PGMI है। देखिए, मैं एक समझता हूँ कि इदारे जो हैं वो बिल्डिंग से नहीं बनते, ये हमारा कॉन्सेप्ट वो भी गलत है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जब स्टार्ट हुई तो हार्वर्ड में 16 स्टूडेंट एडमिट हुए, और हार्वर्ड की अपनी लाइब्रेरी नहीं थी। हार्वर्ड बंदा, एक डिप्रेशन आया, जैसे इकोनॉमिक प्रॉब्लम आई यूरोप में, तो वो बोट में बैठ के चला गया USA। उस पर किताबें नहीं काफ़ी सारी, वो उसने और कोई चीज़ नहीं रखी, वो इल्म का मुतलाशी था, वो किताबें रख के बोट में ले गया, बाकी सब कुछ छोड़ गया अपना। और मेरा कुल मालूम था यही है। वहाँ जाके जहाँ रहा तो उसने देखा कि एक खातून है, वो 8-10 बच्चों को एक कमरे में बैठ के पढ़ाती है। वो बंदा बाद में ओल्ड हो गया, वो उस औरत के पास गया कि तुम पढ़ा रही हो, मेरे पास कुछ बुक्स हैं जो कि बहुत ऐसी किताबें तुम्हें कि मिलेंगी नहीं। उसने वो जितनी बुक्स थी डोनेट कर दी। उस बंदे का नाम हार्वर्ड था, और वहाँ आज इतनी बड़ी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बनी, वो स्टार्ट ऐसे हुआ। तो अगर आपकी नीयत साफ़ हो, ये PGMI ओल्डेस्ट है, 1972 में बना। ठीक है। ये पहले KE में शुरू हुआ, फिर इधर शिफ्ट हो गया, फिर ये अल्लामा इकबाल भी चला,
बात ये कि ये आपका पॉइंट ठीक है, ये हॉस्पिटल बहुत बिजी हॉस्पिटल था और एक अच्छे डॉक्टर के लिए बेसिक्स की तो ज़रूरत है, लेकिन क्लिनिकल ट्रेनिंग का भी मटेरियल आप पास होना चाहिए। आप बल्कि कल हमारी मीटिंग हो रही थी डिपार्टमेंट में, तो मैंने मिनिस्टर साहब को, सेक्रेटरी साहब को कहा कि जो PMDC ने हमें मशवरा दिया इंस्पेक्शन पे, वो सजेस्ट करके कि इनकी 300 सीटें कर दें क्योंकि हॉस्पिटल इतना इनका बिजी हॉस्पिटल है। उस पे काम हो रहा है। उस पे शहबाज शरीफ साहब जब चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने पूरा इसको, क्योंकि ये 2012 में मेडिकल कॉलेज स्टार्ट हुआ, 2 हॉस्पिटल्स अच्छे चल रहे थे, सर्विसेज और LGH, वहाँ सिम स्टार्ट हुआ और इधर अमीरुद्दीन स्टार्ट हुआ। तो एक पूरा प्लान बना, यहाँ से 10 किलोमीटर आगे 2800 कनाल ज़मीन एलोकेट हुई इसके लिए, और उसमें पूरा प्लान बना। वहाँ PGMI होगा, मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग होगी, एक 1500 बेडेड हॉस्पिटल होगा, उसके साथ नर्सिंग कॉलेज होगा, पैरामेडिक्स का कॉलेज होगा। अच्छा, ये प्लान में चीज़ें शामिल हैं मुझसे? ये सारा बना हुआ प्लान। ठीक है, तो फंड्स की कमी है या क्यों? नहीं, उसके बाद इसमें कॉलोनी होगी, इसमें प्लेग्राउंड्स होंगे, इसमें हॉस्टल्स होंगे और इनफ लैंड है उसके लिए। फिर बीच में चेंज ऑफ गवर्नमेंट्स इतना हुआ, एक गवर्नमेंट को हमने बताया, उन्होंने कहा हम करते हैं, उसमें चीज़ें ये डिले हो गई। और बीच में जब शहबाज शरीफ साहब की उस टाइम 2018 में गवर्नमेंट ख़त्म हुई पंजाब की, तो ये बाद में स्क्रैप कर दिया गया। ठीक है, तो वो जो उस वक्त स्क्रैप हो गया, वो उसके ऊपर लिटिगेशन हुई और ये भी बदकिस्मती। अच्छा, वो होती हैं, हाँ, अब वो लेकिन हमने उसके बाद फिर अब मैडम CM को प्रेजेंट किया और नेचुरली मेरा ख्याल है वो अपने टेन्योर में एक उनकी प्लान है कि वो अच्छा इदारा मेडिकल कॉलेज लाहौर में रिक्वायर्ड भी है, बिल्कुल। तो ये मेरा ख्याल है आपने एक बात छेड़ दी, तो इसको हम फॉलोअप कर रहे हैं और ये बहुत छेड़ी रखेंगे ताकि बहुत जल्द ये आप देखेंगे कि इसकी फाउंडेशन मैडम CM को रिक्वेस्ट करेंगे। काम सारा हो गया, उन्होंने इसमें अप्रूवल देना है और हमने उनसे मीटिंग की, अब कल परसों रिक्वेस्ट करेंगे इसी पॉइंट पे, तो वो इसकी फाउंडेशन रखेंगी और ये आप देखेंगे नेचुरली इसी कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा टाइम लगेगा, और लेकिन LGH का रश भी बेहतर हो जाएगा क्योंकि कुछ शिफ्ट होगा और आप देखेंगे कि ये सबसे खूबसूरत इमारत निकलेगी जो आपने कहा। और लेकिन अभी भी हमारी रेटिंग इसके साथ भी हमारा थोड़ा सा कम्यूटिंग टाइम बेसिक्स और मेडिकल का ज़्यादा है, वो भी PMDC ने पॉइंट आउट किया हुआ है और उस पर भी गवर्नमेंट देख रही है, लेकिन हमारी रेटिंग एज़ कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस काफ़ी ऊपर चली गई है। अच्छा, बताइएगा कि 2022 से डिप्लोमा प्रोग्राम जो बंद कर दिया गया है, आपके नॉलेज में जारी बात ये होगी, उसकी क्या वजह है? उससे बहुत सारे डॉक्टर जो इफेक्ट हो रहे हैं, उन बेचैनी भी पाई जाती है, इसका रीज़न क्या है और कब तक इसको आप रिस्टोर कर देंगे? उसमें देखिए HEC की कोई लेजिस्लेशन थी, वो हुई तो बेसिकली प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के लिए थी, जो कुछ जैसे घरों में खुले थे प्रॉपर, जिनकी रिसर्च लैब्स नहीं थी, वो एक फिर यूनिफॉर्मिटी क्रिएट हो गई उसमें गवर्नमेंट वाली। ये तो ओल्डेस्ट PGMI है, तो इसका उन्होंने हमारे कुछ जो जैसे डिप्लोमास हैं वो उन्होंने कहा आप करें, तो वो उनका इंशाल्लाह एडमिशन हो जाएगा। MPhil के लिए हमने एक इंस्पेक्शन करानी है, वो इंस्पेक्शन PMDC की और HEC की इकट्ठे हो जाएगी, तो इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगा। जो पाइपलाइन में है तो जी जी भाई। अच्छा, ये बताइएगा कैंसर के हवाले से, एक तो हॉस्पिटल जो बनने हैं अभी, किंग केई जो है वो भी एक हॉस्पिटल बनाने जा रही है, आप भी ऐसा का मंसूबा शुरू कर रहे हैं और समझते हैं कि कैंसर के इलाज के हवाले से लाहौर के अंदर अब जितनी स्पीड से ये मर्ज बढ़ता जा रहा है, तो इतनी कैपेसिटी हमारे पास मौजूद है या आने वाले दिनों में हम बना सकते हैं कि उतने पेशेंट जो उनको ट्रीट किया जा सके? क्योंकि अभी तो गिनी चुनी 1-2 जगह हैं जहाँ पर इसका इलाज किया जाता है। आप देखिए, एक ऑन्कोलॉजी का कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट तो दे रहे हैं। हमारे पास रेडियोथेरेपी की फैसिलिटी नहीं है जिसमें आप कहते हैं शुआएँ लगती हैं और मुख्तलिफ मशीन, वो हमारे पास नहीं है। और कई का वो मनावा का प्रोजेक्ट चल रहा है और मैडम CM ने एक हॉस्पिटल ऑन्कोलॉजी का प्लान किया हुआ है और वो मेरा ख्याल है एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आएगा जो सिर्फ लाहौर को नहीं पूरे पंजाब को कैटर करेगा। इस वक्त कैंसर के जो यूनिट्स हैं वो जनाब में चल रहे हैं, केई में चल रहे हैं, फैसलाबाद में बहुत अच्छा यूनिट है, वो मैं जब वहाँ प्रिंसिपल था तो उसको हमने काफ़ी डेवलप किया, निश्तर में है। तो इस तरह कुछ इदारों में ऑलरेडी ऑन्कोलॉजी चल भी रही है
लेकिन सफिशिएंट नहीं है इतनी फैसिलिटी अभी। ये आपकी बात ठीक है कि जो कैंसर्स हैं वो इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा हो गए और इनकी तशखीस का मटेरियल भी आ गया तो उनका डायग्नोसिस भी होना शुरू हो गया। तो मेरा ख्याल है इसमें हमने ऑन्कोलॉजी का प्लान किया हुआ है। हमारे पास 2-3 चीज़ें, हमारे पास कार्डियोलॉजी सब आ गए हैं, कार्डियोलॉजी का पूरा हमारे पास कैथ लैब वगैरह भी नहीं है, हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। जो चीज़ें हमने आगे फर्दर डेवलप करनी हम ऑन्कोलॉजी पे कर रहे हैं, पीडियाट्रिक सर्जरी पे कर रहे हैं और कार्डियोलॉजी पे कर रहे हैं कि हमारे यहाँ बाईपास भी स्टार्ट हो। हमारे में आपको एक बात में आप बाईपास करना चाह रहे हैं स्टार्ट, ये मैं आपको एक बताता चलूँ कि हमारे पास इस वक्त मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉड्यूलर थिएटर्स हैं। इससे हमारा किडनी ट्रांसप्लांट हो रहा है, जो लिवर ट्रांसप्लांट है वो PKLI कर रहा है, हम उसके मेडिकल डिसऑर्डर्स ट्रीट करते हैं। लेकिन ये जो ट्रीटमेंट्स हैं और सर्जरीज़ हैं ये मॉड्यूलर थिएटर्स के अंदर होती हैं जो हमारे पास ऑलरेडी हैं। इसमें अभी आपने ऑपरेशन थिएटर की बात की है, ब्रेक से जाने से पहले एक छोटा सा सवाल आपसे। 2024 में आपने 32 ऑपरेशन थिएटर जो इनके इन्फेक्शन फ्री बनाने का काम शुरू किया था, इमरजेंसी के साथ इसका ये मंसूबा था, वो हो गया मुकम्मल आपका? जी, इमरजेंसी के 9 थिएटर्स अलग हैं और बाकी यहाँ के जो थिएटर्स हैं अलग हैं, जो इलेक्टिव थिएटर्स, तो ये मिला के 35 से ज़्यादा बन जाते हैं। इमरजेंसी के हमारे सारे कंप्लीट हैं या हमारे 3-4 रह गए, बाकी सब कंप्लीट हो चुके हैं। ये इतना लार्ज नंबर था, इसको मैंने मिक्स एंड मैच किया। एक थिएटर 10 से 15 करोड़ का आता है। थिएटर बेसिकली पैक आता है कंटेनर में, कोरे उसके साथ आते हैं, खुद आके उसको इंस्टॉल करते हैं। फिर हमने इसके ऊपर रिसर्च की कि एक थिएटर लगाना शुरू, इतने बना तो अरबों रुपया लग जाएगा। तो हमने फिर चीज़ें अलग-अलग इंपोर्ट की। मैंने CNW के साथ मीटिंग की और CM को उसको दिखाया, वो आया, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा ठीक है आप ये बनाएं। फिर अब जो मैडम CM आई हैं, ये 1-2 दफ़ा आई हैं, इनको हमने दिखाया, इन्होंने कहा आप इसको बनाएं। अब रिक्वेस्ट इनको की है कि जो आप कंप्लीट हैं उसकी इनॉग्रेशन करें। तो वो उसका हमने मिक्स एंड वॉल्स हमने कहीं से इंपोर्ट की, इसका फ्लोर दूसरी जगह से इंपोर्ट किया, लेकिन वो चीपर हो जाता है। अगर एक बड़ा कंटेनर मंगाए तो उसके ऊपर टैक्सेशन बहुत ज़्यादा है और उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है। तो ये अगर आप अलग-अलग आप समझेंगे कार है, आपने उसका डोर ले लिया, बोनेट ले लिया, टायर कहीं से ले लिया, हाँ वो उस तरह करके। नाज़रीन ब्रेक लेंगे, एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जनरल अस्पताल के अंदर जो सहूलियात हैं, जो मसाइल हैं, जो उम्मीदें हैं और जो वसाइल हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। प्रोफेसर डॉक्टर अल-फरीद ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आज वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज और जनरल अस्पताल के बारे में। प्रिंसिपल अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज और सरबराह जनरल अस्पताल प्रोफेसर डॉक्टर अल-फरीद ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जनरल अस्पताल एक बड़ा अस्पताल है और यहाँ पर मसाइल भी उतने बड़े हैं। पार्किंग का इशू है, गायनी के अंदर बहुत ज़्यादा इशूज़ हैं, एमरजेंसी के अंदर कैपेसिटी कम है, इसी वाले से बात करेंगे। डॉक्टर साहब सबसे पहले मैं एमरजेंसी के ऊपर आऊँगा। एमरजेंसी, ये जनरल अस्पताल की एमरजेंसी बहुत बिजी है, लेकिन जितने पेशेंट यहाँ पर आते हैं उतने बेड्स नहीं है, उतनी कैपेसिटी नहीं है। और उसके बाद जो मशीनरी वहाँ पर इंस्टॉल है, यानी लाइक आपको फौरी तौर पे MRI की ज़रूरत है, CT स्कैन की ज़रूरत है, किसी भी दूसरे टेस्ट की ज़रूरत है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा एमरजेंसी का मतलब ये है कि आप एमरजेंसी में हैं तो फिर फौरी तौर पर सारा कुछ, लेकिन वहाँ पे टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है और उससे भी मरीज़ों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसको बेहतर बनाने के लिए कोई मनसूबा आप शुरू कर रहे हैं, कोई प्लान है आपका इस हवाले से, ताकि ये मरीज़ों के मसाइल एमरजेंसी के अंदर तो कम से कम? अच्छा, ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया और इसमें थोड़े से लोगों के जो कॉन्सेप्ट हैं वो मैं आंसर करूँगा तो चेंज भी हो जाएंगे। ये एमरजेंसी इस वक्त लार्जेस्ट है पूरे पाकिस्तान की। ये 150 बेडेड थी, इस वक्त 275 बेडेड होगी। इसमें हम थोड़े से और बेड भी डेवलप करना चाहते हैं, वो फिर हम मैडम CM से बात करेंगे। इसकी 2-3 बड़ी क्वालिटीज़ हमने जब इसको डिज़ाइन किया, एक तो हमने जो एम्बुलेंस आई उसका लेवल हम बिल्कुल डेक पे ले गए। पहले ये बहुत ऊंचा था, एम्बुलेंस आती थी, स्ट्रेचर आ रहा है, सीढ़ियाँ करो, रैंप करो, अब वो 112 के लेवल पे आ गया, पेशेंट वहीं निकल के वो टाइम बीच में ख़त्म हो गया, जो डिलेइंग टाइम था वो हमने ख़त्म किया। उसके बाद ये कि मैंने डेटा दिया, एमरजेंसी में गेस कर लें कितने पेशेंट ट्रीट हुए। 12 लाख पेशेंट एक साल में ट्रीट हुए। 12 लाख एक माने रखता है। उसके बाद ये कि जितना फेथ लोगों का डेवलप होता जा रहा है, रश बढ़ता जा रहा है, ये अब एमरजेंसी जितनी 500 ही बनाने शुरू करें, पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं करेंगे,
लोगों के पास घर में खाने को नहीं है, एयर कंडीशनिंग नहीं है, एयर कंडीशन इमरजेंसी है, उनको आप कह भी देना घर जाओ, वो जाने को तैयार नहीं होते। आप कह रहे हैं कि लोग बिला वजह या खाना भी मिलता है, इधर खाना भी मिलता है, दवाई भी फ्री है, एयर कंडीशनिंग भी है। अच्छा, यहाँ लोड शेड, एक तो आपने क्वेश्चन कर दिया, लोड शेडिंग नहीं है। दूसरा, यहाँ जो सीटी स्कैन हमारे पास एलजी में है, किसी पाकिस्तान के हॉस्पिटल में इतने फंक्शनल नहीं है और ये 24 घंटे चलते हैं। हमारे पास 160 स्लाइस लगा है, विच इज़ द मोस्ट पावरफुल सीटी स्कैन। हमारे पास एमआरआई दूसरा लगा है, एक 3 टेस्ला चल रहा है, एक 1.5 टेस्ला लग गया है। 3 टेस्ला यूके में भी 4 लगे हुए हैं, ठीक है, पूरे यूके में, हर जगह नहीं है। पूरे पाकिस्तान में 3 टेस्ला नहीं है, अब आगा खान एक लगा रहा है, एक मेरे ख्याल अब एक आधा और प्राइवेट हॉस्पिटल यहाँ लगा रहा है, अभी तक नहीं है। ठीक है, हमारे पास डिजिटल एक्सरे चल रहा है, हमारे पास डॉपलस चल, ये चीज़ें आपकी रनिंग है। ठीक है, बात ये है कि और ये ट्रॉमा के लिए हॉस्पिटल नोन है। कहीं मोटरवे पे, रिंग रोड पे एक्सीडेंट होता है, वो मुझे रात को 2:30 बजे आता है जी ये बस उलट गई, 50 पेशेंट इधर आ रहा है, वो एंटर होता है, उसकी हमने क्विक रिस्पांस फोर्स बनाई हुई है, ये नहीं वो डिले। और मेरा एलजीएच के लिए एक मशहूर है, हर हॉस्पिटल के लिए मशहूर है, आपको पता होगा कि इस नंबर पे फ़ोन करो तो हर वक्त अटेंड होगा। और एलजीएच के मशहूर है कि कोई नंबर नहीं मिल रहा ना तो प्रिंसिपल का फ़ोन करो, वो अटेंड होगा। लेकिन सर इसमें एक चीज़ ये मैं सेकंड करता हूँ आपकी बातों को कि इश्यूज हमेशा रहते हैं, लेकिन एक इशू जिसको सॉल्व किया जा सकता है, पिछले दिनों भी जो हमारे यहाँ पर मुलाजमीन हैं, पैरामेडिक्स है, इवन डॉक्टर्स हैं, उनका जो बिहेवियर इशू है ना, पेशेंट का सबसे बड़ा मसला अस्पताल के अंदर ये है कि उसको कहते हैं चल बीबी, ठीक है, डॉक्टर भी कहते हैं। अब डॉक्टर जो है मोस्टली इस तरह होता है कि वो पेशेंट को देखे बगैर ठीक है बीबी है खाते जा। अगर डॉक्टर का रवैया अच्छा हो तो पेशेंट आधा तो डॉक्टर के रवैये के साथ ठीक हो जाता है। फिर आपके गेट से लेके वार्ड, एक्सरे मशीनों के अंदर, वार्ड्स के अंदर, बेड्स के अंदर, ये वेंटिलेटर है वहाँ, हर जगह पर जो आपका अमला है उसका बिहेवियर इतना तज़हीक अमेज़ होता है। अब जो बंदा हॉस्पिटल में आया हो तो पहले परेशान है, और हर बंदे को नहीं पता कि प्रोटोकॉल क्या है हॉस्पिटल के। लोग परेशानी में हॉस्पिटल में आते हैं, जब आपको परेशानी हो तो आप सारा कुछ भूल जाते हैं, तो परेशानी की लेकिन आगे से जो बिहेवियर होता है मुलाजमीन का, डॉक्टर्स का, वो एक तो तकलीफ दे बहुत होता है, जो लोग पहले परेशान होते हैं उनके लिए और ज़्यादा परेशानी का बायस बनता है। इसके ऊपर कोई मौसर एहतसाब, अब पिछले दिनों आपने एक बंदे को निकाला जिसने अटेंडेंट को मारा था, लेकिन ये मुस्तकिल चीज़ें होती हैं, तो मुस्तकिल इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। कम से कम ये इशू तो सर इस लेवल के ऊपर ख़त्म होना चाहिए। देखिए, एक आपने बड़ी खूबसूरत बात की, 50% मैं समझता हूँ जो तकलीफ़ है ना, वो अगर आप पेशेंट से अच्छा बोलें तो दूर हो जाती है। ऐसे पेशेंट का कॉन्फिडेंस गेन करें, उसको प्रॉपर काउंसलिंग करें, उसकी अटेंडेंट्स की काउंसलिंग करें। हमारी जो मेन प्रॉब्लम लड़ाई झगड़े की आ रही है, हमारी तरफ से काउंसलिंग इनसफिशेंट है, यह बड़ा पॉइंट ठीक है। दूसरा ये कि तो हमारे हर शोबे में लोगों के टेम्पर्स इतने ख़राब हो गए, टॉलरेंट नहीं है हमारी सोसाइटी, और अगर आप टॉलरेंट नहीं होंगे तो पब्लिक डीलिंग नहीं हो सकती। पब्लिक डील में कंटिन्यू जहाँ भी पब्लिक डीलिंग है, अगर आप टॉलरेंट नहीं है और आपका दिल बड़ा नहीं तो वहाँ आप फिर रिएक्ट करेंगे और लड़ाई होगी। मेडिसिन की शोबे में मैं समझता हूँ कि आम पब्लिक से ज़्यादा टॉलरेंस होनी चाहिए, बिकॉज जो पेशेंट आता है, अटेंडेंट आते हैं, परेशान होते हैं, उनको लगता है कि पेशेंट जो है वो हमारा ख़त्म होने वाला है। आप अगर उनसे अच्छा बोल लें, उनको प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दें, आधी टेंशन उनकी रिलीव हो जाती है। ये इन चीज़ों पे हम काम कर रहे हैं। एटीट्यूड्स की और टेम्पर्स की प्रॉब्लम है, बिल्कुल, वो बहुत सीवियर प्रॉब्लम है, और उसके ऊपर हम मतलब रोज़ बैठ के काम करते हैं। रोज़ मैं ख़ुद इनके साथ मीटिंग्स करता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि हमारी कम से कम एलजीएच के लेवल तक मैं कह सकता हूँ कि हम चीज़ें इम्प्रूव करेंगे। हम एक्शन भी लेते हैं, हम सॉरी भी कराते हैं, कहीं हमें लगता है कि आपस में सुलह करके मसला हल हो जाता है, वो हम करा देते हैं, कहीं पेनल्टी डाल देते हैं ताकि उसको थोड़ा सा ये लगे कि उसको फील ज़रूर हो कि उसे गलत किया है। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। उसका अगर उसने ऐसा काम कर दिया है कि उसने एक वो सज़ा देनी ही है, जैसे पिछले दिनों उसने मारा उसको, अदरवाइज आप लोगों के कैरियर और लाइफ ख़राब नहीं करनी चाहिए। उनको एक एहसास दिलाना चाहिए कि उन्होंने नेक्स्ट ये नहीं करना, ये चीज़ ठीक नहीं है। इसमें एक पूरा सिस्टम होना चाहिए। यानी मैं आया हूँ इमरजेंसी में, कोई भी पेशेंट आया उसके साथ कोई इस तरह करता है तो पहले तो उसको समझ नहीं आती मैंने किसको बताना है। डीएमएस एएमएस लेवल पे जाएं तो वैसे टरखाने की कोशिश, कम से कम उसकी तसल्ली के लिए ऐसा सिस्टम होना चाहिए। जैसे आपने कहा 2:30 बजे कॉल करते हैं कि प्रोफेसर साहब, कोई भी रिसीव ना करे तो सारी बात आप अप्रोचेबल है,
तो उनको पता हो कि ये इसने मेरे साथ किया है ना, अच्छा मैं पेशेंट अपना अल्लाह करे हो जाए तो इसको मैं ये कंप्लेन करूंगा तो ज़रूर इसका कोई ना कोई जो है वो होगा। एक तो जब उसके साथ पेशेंट के अटेंडेंट के साथ या पेशेंट के साथ इस तरह का रवैया रखा जाता है, फिर ऊपर से जब उसको लगता है कि आप इस पे तो होना भी कुछ नहीं, मुझे तो इंसाफ ही नहीं मिलना, वो और ज़्यादा हो जाती है। कम से कम ऐसा कोई एहतसाब का निज़ाम इस अस्पताल की हद तक तो आप कायम कर सकते हैं। देखिए, एक तो चीज़ अल्लाह का शुक्र है कि मुझे जब से बचपन से ना नींद कम आती है इसीलिए फिर मैंने गायनी में ट्रेनिंग की, वो 24-24 घंटे वो ट्रेनिंग 96 आवर्स चलती थी, उसमें भी हम सोते नहीं थे। तो एक हर बंदा इस प्रोसेस से नहीं गुजरा होता। दूसरी चीज़ है कि हम हर फ्लोर के एजुकेटेड सुपरवाइजर्स रख रहे हैं, उनको हम मोबाइल या वॉकी टॉकीज देंगे, उनका काम ही होगा कि वो पेशेंट को प्रॉपर रिसीव करेंगे। जो भी इमरजेंसी, हमारा ट्रायज एक सिस्टम है। ट्रायज में ये है कि जो पेशेंट आता है वो पहले ट्रायज में जाता है, फिर डिसाइड होता है कि जी ये न्यूरो में जाएगा, ऑर्थो में जाएगा, मेडिसिन में जाएगा, गायनी में जाएगा। गायनी का जल्दी हमारा सिस्टम सीधा लेबर रूम में जाता है। हमने एमरजेंसी फ़ोन नंबर्स भी दिए, हमारी एमरजेंसी का भी फ़ोन नंबर है, हमारी लेबर रूम का अलग फ़ोन नंबर है, जो कि हमारे साथ जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनसे हमने वो शेयर भी किया होता है। कसूर से अगर कोई एमरजेंसी चलती है, उनको पता है कि हमारी एमरजेंसी के वो पेशेंट यहाँ पे रिसीव होता है, लेकिन रश पड़ जाता है बहुत ज़्यादा। लेकिन उसका तरीक़ेकार यही है कि हम सुपरवाइजर्स अच्छे पढ़े लिखे और इंटरव्यू करके वो अब लगाने लगे, उनकी पे हम कोई ना कोई मैकेनिज़्म बनाएंगे। नेचुरली वो एक प्रेशर टाइप जॉब होगा, और यहाँ कई दफ़ा होलीगन्स भी आ जाते हैं। अच्छा सर, इसमें मैं एक सवाल जो मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, आपका खुद भी गायनी से आपका ताल्लुक़ है, क्या वजह है कि गायनी के अंदर सिज़ेरियन की ऑपरेशन की रेशो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है? क्या बहुत कम सुनने को मिलता है कि नॉर्मल कोई डिलीवरी हुई हो, हर किसी का ऑपरेशन किया जाता है, इसकी क्या वजह है? और दूसरा, डॉक्टर जो हैं वो अस्पताल के अंदर मरीज़ों को एंटरटेन नहीं कर रहे होते इस तरह, उसको इस चीज़ पे मजबूर कर रहे होते हैं कि आप प्राइवेट हमारी जगह पे आ जाएं तो हम वहाँ पे आपको आज एंटरटेन कर देंगे। ये दो चीज़ें, ये बहुत अहम चीज़ें, इस पर ज़रा रिस्पॉन्ड कीजिएगा। देखिए, जो आपने प्राइवेट कहा वो तो मेरे नहीं ख्याल गायनी में जो हर शोबे के अंदर ये तो है, कुछ शोबों में होता है। गायनी में ऐसे नहीं, यहाँ डिलीवरी पे आ जाए आप उसे कहें 50,000 लाख में उधर करा लो, वो इस काबिल ही नहीं होता। ये मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ, जो गायनी में पेशेंट्स आते हैं उनके ब्लड भी हम खुद अरेंज करते हैं, उनके साथ अटेंडेंट हो जाते हैं ना, ब्लड वो गायब हो जाते हैं, उनको पैसे भी हम खुद देते हैं। डिलीवरी जिस औरत के पास भी खाने पीने को हो वो इतने रश में नहीं आती, वो तो जाती मैं ऐसे जाऊँ 7 स्टार रूम हो, ऐसे लोग मैं घंटी बजाऊँ हाजिर हो जाएं। ये सिस्टम्स जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल की यहाँ टोटली फ्री इलाज हो रहा है। मे भी कुछ स्पेशलिटीज़ ऐसे कर रही होंगी कि जी आप इधर ना प्राइवेटली आ, होता है वो दूसरे मेडिसिन के अंदर भी होता है। इसकी सर सिज़ेरियन की रेशो, हमें सिज़ेरियन देखें पेशेंट यहाँ तो आता है एंड स्टेज पे, जो जितने टीचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें सिज़ेरियन का रेट इसलिए बढ़ गया कि उस वक्त आते हैं जिस वक्त दाई बिल्कुल ही उसका सत्यानाश कर चुकी होती, फिर यहाँ भेज देती है। और दूसरा ये है कि आपके पास कुछ गैजेट्स भी आ गए हैं, और गैजेट्स की वजह से यूएसए में सिज़ेरियन रेट 38% है, 100 में से 38 सेक्शन हो जाता है यूएसए का भी। गैजेट डिपेंडेंट जितनी ज़्यादा ये प्रैक्टिसेस होती जा रही हैं, नंबर ऑफ सी सेक्शन बढ़ता जा रहा है। गायनेकोलॉजिस्ट ऑब्स्टेट्रिशियन ने एक प्लान किया है कि सिज़ेरियन इन प्राइवेट प्रैक्टिस सिज़ेरियन और डिलीवरी की फ़ी एक ही कर दो, ताकि पेशेंट के जहन से ये निकल जाए कि हमसे पैसे ज़्यादा लेना चाहता है। तीसरी चीज़ आ गई लिटिगेशन। नॉर्मल डिलीवरी में थोड़ा सा रिस्क फैक्टर ज़्यादा होता है बेबी के लिए, और ये इंटरनेशनली चल रहा है, यूएसए यूके में भी लिटिगेशन बहुत ज़्यादा। लोगों ने तो डिलीवरी की डॉक्टर्स ने अपनी इंश्योरेंसेस कराई हुई हैं। पाकिस्तान में सिस्टम अभी तक उस तरीके का नहीं है, तो लिटिगेशन से प्राइवेट प्रैक्टिस से लोग थोड़ा डरते भी हैं। अगर उन्हें लगे 6 आवर्स से ज़्यादा लेबर टाइम हो गया तो जनरली वो फिर दूसरी तरफ चले जाते हैं कि ये ना हो कल, क्योंकि वो आपको फिर कंटिन्यूसली साथ बैठना पड़ता है। पेशेंट नंबर ऑफ पेशेंट है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा, ठीक है, और ये इश्यूज़ जब तक आप पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं करेंगे ये इश्यूज़ चलते रहेंगे। ठीक है। लास्टली मैं ये पूछूंगा आपसे कि आउटडोर के अंदर किसी भी शोबे के जो डॉक्टर हैं, 2-3-4 डॉक्टर बैठे होते हैं, वार्ड के अंदर सैकड़ों डॉक्टर मौजूद होते हैं। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि जहाँ पर सैकड़ों लोग लाइन में लगे हुए हैं तो आप आउटडोर के अंदर एक शोबे के 10 से 20 डॉक्टर भी बिठा सकते हैं, क्योंकि आपके पास कैपेसिटी मौजूद है।
ताकि लाइनें उतनी कम हो, उतनी जल्दी पेशेंट ट्रीट हो? क्या वजह है कि सिर्फ चंद एक डॉक्टर जो है सिर्फ उन्हीं को रखा जाता है? ज़्यादा उसकी तादाद डॉक्टरों की क्यों नहीं बढ़ाई जाती ताकि मरीजों को जो है फौरी तौर पे ऑर्डर के अंदर सहूलत मिले? नहीं, ओपीडी का देखें, एक ओपीडी की वर्किंग एक डिफरेंट है। एक ओपीडी के डेडिकेटेड डॉक्टर्स हैं, लेट से गायनी के 6 डॉक्टर ही ओपीडी के ही हैं, ये और कुछ नहीं कर रहे। वो ओपीडी के नीटली उन्होंने रखना है। पेशेंट्स लेट से सुबह शुरू हो गए 7:30 बजे से, उनका पूरा एक सिस्टम चिटफिट्स बनानी है। फिर उसके बाद इसमें यूनिट सेंटर हो जाते हैं। अब लेट से मेरे जैसे गायनी 1 है और आज गायनी 1 का डे है, तो फिर हमारा सारा स्टाफ एंटर हो जाएगा। मैं ख़ुद भी जाता हूँ बीच में, मैं एक्चुअली 6 घंटे नहीं बैठ सकता, लेकिन घंटा डेढ़ में और बैठता हूँ। पूरा इंस्टीट्यूशन देखना होता है। लेकिन हमारी एपी एसोसिएट उनमें से कोई ना कोई होता है और 7 पीजीज होते हैं, उनको डिवाइड कर लिया जाता है। कुछ गायनी में चले जाते हैं, कुछ ऑप्स में चले जाते हैं। बाकी इसी तरह हमारा ऑफ्थल्मोलॉजी के ओपीडी के भी डॉक्टर्स हैं। ओपीडी के डेडिकेटेड डॉक्टर आप बहुत ज़्यादा नहीं रख सकते, क्योंकि वो इसमें ट्रेंड नहीं है स्पेशलिटी में। वो तो कोई एक एमओ है और उनको उसमें कुछ अर्सा हो गया तो वो फिर वहाँ आके कुछ ना कुछ सीख जाते हैं। उन्होंने कोई इसमें डिग्रीज नहीं की होती। वो डिग्री करने के लिए हमें वो यूनिट ही बुलाना पड़ता है। जैसे ऑफ्थल्मोलॉजी का ओपीडी है, उसमें प्रोफेसर साहब आएंगे या प्रोफेसर साहब आएंगे, उनके साथ टीम आएगी, वो लोग फिर सारा जो पेशेंट का बैकलॉग है वो सारा निकालते हैं। तो ये इसी तरह सर्जरी का भी ऐसे, ऑर्थोपीडिक का भी ऐसे, लेकिन ओपीडी का रश बढ़ता जा रहा है। हमारे 11 लाख से 12 लाख से ज़्यादा पेशेंट ओपीडी में आ चुका है और प्रॉब्लम आ रही है सेहत कार्ड पे। सेहत कार्ड के हमें एक कस्टमर सर्विस बनाने लगे हैं, क्योंकि जहाँ 1.5 लाख बंदे एंटर हो जाए, लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं सेहत कार्ड के ऊपर। जी 2-4 बंदे स्ट्रेट लाइफ में बैठ के उनको नहीं एंटरटेन कर सकते ना। हमने अब 8-10 लोगों का अलहदा एक रूम बनाया, लेकिन रश इतना ज़्यादा है कि वो अब हम बाहर एक कंटेनर लेके उसमें वो 8-10 हम वो पॉइंट्स बनाने लगे, जिसमें कस्टमर सर्विस बनेगी फॉर सेहत कार्ड, और फिर ही जाके वो प्रॉपर डिस्पैच होगा। क्योंकि सेहत कार्ड सिस्टम हेल्पफुल इसलिए कि आप कुछ ना कुछ हॉस्पिटल के लिए उसकी डेवलपमेंट लिए फ़ंड भी जनरेट करते हैं। रश इतना आ जाता है, और हमारे यहाँ एलजीएच में कुछ प्रॉब्लम ये भी है, काफ़ी सारे ऐसे पेशेंट आ रहे हैं जिनमें आईडी कार्ड हैं भी नहीं, ठीक है, और सेहत कार्ड तो है, आईडी कार्ड पे चल रहा है। लेकिन इन मसाइल के साथ भी आप अगर कोशिश करें तो कोई डॉक्टर 6 के साथ 4 और भी बिठाए जा सकते हैं, ताकि लोगों की सहूलत जो उसको हम बढ़ा रहे हैं, उसको हम बढ़ा रहे हैं। और मैंने अब एमएस साहब साथ एक डिसाइड किया है कि एक दिन वो ओपीडी में बैठेंगे, मैं इमरजेंसी में बैठूंगा 2 आवर्स, मैं फिर दूसरे ओपीडी में आऊँगा, वो इमरजेंसी में जाएंगे, और हम उसमें देखेंगे। एक हमने अपॉइंटमेंट सिस्टम शुरू किया, अपॉइंटमेंट सिस्टम में गायनी ऑफ्थल्मोलॉजी में किया, लेकिन समहाउ मुझे दुख ही हो रहा है कि हमारी पॉपुलेशन कंप्यूटर आईटी पे है नहीं। उसमें ये कि हमने थ्रू कंप्यूटर एक अपॉइंटमेंट सिस्टम रखा है रश को कट डाउन करने के लिए। पेशेंट आता है, हमने 10 बजे टाइम दिया, 10:05 उस पर दिया, 11:15 दिया, साढ़े, और उनका वेटिंग टाइम होगा 15 मिनट्स। ये नहीं कि वो क्यू में लग गया, और उनका हमने कराया था वेटिंग एरिया भी हमने एक डिज़ाइन किया है। तो वो ऑफ्थल्मोलॉजी और गायनी में हमने एक प्रोजेक्ट एक स्टार्ट किया है, पायलट प्रोजेक्ट कर रहे हैं, अपॉइंटमेंट सिस्टम इन एलजीएच। तो उससे ये जो प्रॉब्लम आप ओपीडी की कह रहे हैं, ये फिर ग्रेजुअली हम हर स्पेशलिटी पे ले जाएंगे, कोशिश कर रहे हैं। और एमरजेंसी में 2 आवर्स मैं खुद अब बैठना शुरू करूँगा, वरना रश इतना पड़ जाता है। और वो जो आपने बात की एटीट्यूड्स और टेम्पर की, वो तब तक ठीक नहीं हो सकते अगर हम उसको पर्सनली खुद बीच में इंटरवीन ना करें। तो नेचुरली आपको खुद ही उसको आगे स्पेयरहेड करना पड़ेगा, और लोग जब देखेंगे तो फिर वो, और हम यही ख़ास तौर पे, मैं तो चूँकि जानता हूँ जितना आपको, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये सारा कुछ जो आपने कहा है इसके ऊपर इंशाल्लाह अमल भी हो गया। जी, प्रोफेसर डॉक्टर अल्फली ज़फ़र हमारे साथ मौजूद थे। अभी इनसे पूछने के लिए और बहुत कुछ था, लेकिन टाइम की किल्लत है। तो आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगले प्रोग्राम में एक नई पर्सनैलिटी के साथ, नए टॉपिक के साथ आपके सामने फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।